हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे समान विज्ञान मींस जनरल साइंस के टॉप 30 पॉइंट्स का डिस्कस करेंगे, जो कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जाए और डेली ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट को देख पाए। और टॉप लेवल के जो भी प्रश्न थे जो आपके बार बार रिपीट हुए थे उन सभी को मैंने करा दिया, तो प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा, वहां से जाकर के पूरा क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 हो सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। और आपको याद रखना कि इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है इसको ऐड करने के बाद जो भी आपका आता है वो आपका क्या आता है कि वो जिस भी परमाणु जो भी एटम का आपको लिखा हुआ है तो वो आपका क्या होता है कि उस तत्व का जो है वहां पर निर्धारण हो जाता है कि आप किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हुए हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं कि आप अगर लिखते हैं, अगर मान लेते हैं कि आप सोडियम का लिखते हैं तो सोडियम का जो आपका परमाणु संख्या होता है ये आपका 11 होता है, और इसका अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2 8 1 लिखते हैं। तो 8 और 2 कितना हो गया, आप 10 और प्लस 1 करते हैं तो 11। तो 11 किसका आता है, तो आपका सोडियम का। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर चेक करना होता है। तो यहाँ पर जो आपसे जो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, इसके बारे में यहाँ पर को पूछा है। तो 8 और 2 और 3 कितना हो जाएगा आपका, तो 13 हो जाएगा। तो 13 किसका आता है आपका, तो 13 अगर हम बात करें तो ये आपका एल्यूमिनियम का आता है। तो ऑप्शन नंबर में बी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपका मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो ये आपका 12 होता है। और 12 का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो ये आपका 282 हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का आपका क्लियर हो गया। आर्गन की अगर हम बात करें तो आर्गन का आपका परमाणु संख्या 18 होता है। इसका अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं 2 8, उसके बाद आप 8 लिख सकते हैं। और लास्ट कक्षा में जिस भी किसी भी तत्व का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, अगर लास्ट कक्षा में आपका पूरा ये जो आपका ऑर्बिटल है ये अगर पूरा भरा हुआ है तो वो आपका क्या होता है कि नोबल गैस होता है। आर्गन, जैसे कि आर्गन आपका आर्गन क्या है, तो ये आपका नोबल गैस ओकिरी गैस का उदाहरण है। और आर्गन का जो प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है आपका बल्ब में भरने में किया जाता है, क्योंकि ये आर्गन जो होते हैं ये ओकिरी होने के कारण से किसी भी प्रकार के जो है किसी भी धातु से ये रिएक्ट जो है ये रिएक्शन नहीं करता। जैसे कि मान लेते हैं कि आप जैसे बल्ब में इसको भरा जाता है तो उसमें क्या होता है कि आपका फिलामेंट जो होता है, ताकि इसलिए इसको भरा जाता है क्योंकि ये क्या करे कि फिलामेंट से अभिक्रिया ना करे, जिसके कारण वहां पर आपका आर्गन गैस को भरा जाता है। और अगर हम बात करें कि आर्गन गैस जो ये कौन सी है, तो ये आपका जो है ओकिरी गैस का उदाहरण है। ओकिरी गैस की अगर हम बात करें तो ये जो टोटल आपका 6 ओकिरी गैस होते हैं। इसको आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि ओकिरी गैस की संख्याएं कितनी है, तो ये आपका 6। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी है, तो ये आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन होते हैं। ये आपका 6 जो होते हैं ये क्या होता है आपका ओकिरी गैस का उदाहरण। चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन जो होते हैं ये आपका क्या होता है कि ओकिरी गैस के उदाहरण होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका सोडियम का, तो सोडियम की परमाणु संख्या आपका जो होता है ये आपका होता है 11। और 11 जो होता है इसका आप अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो ये आपका हो जाएगा 2 8 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 8 1 हो जाएगा ये सोडियम का। और सोडियम को क्या किया जाता है कि इसको जो केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। अब क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये होता है क्योंकि जब ये वायु के संपर्क में आता है तो ये जलने लगता है, जिसके कारण इसको मिट्टी के तेल में डुबा करके रखा जाता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 8 और 3 जो होते हैं ये आपके एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 2 नंबर में पूछा जा रहा है कि पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचने का कारण है। तो बताइए कि पौधों में जड़ों के मार्ग से जो सभी अंगों तक जो पानी पहुंचता है ये किस क्रिया के कारण से पहुंचता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो इसके लिए हम छोटा सा आपको एग्जांपल पहले दे देते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि जो लैंप जो होता है, लैंप में क्या होता है कि जब बत्ती में क्या होता है कि मिट्टी का तेल क्या होता है कि नीचे से ऊपर की ओर ये क्या होता है चढ़ता है। तो ये किस क्रिया के कारण से चढ़ता है ये भी पूछा जाता है। तो ये आपका केशिकत क्रिया के कारण से लैंप में चढ़ता है। तो उसी प्रकार से अगर पेड़ पौधे की अगर हम बात करें कि जाइलम के द्वारा क्या होता है कि पेड़ पौधे में जो है जल का चढ़ाव जाइलम के द्वारा होता है। और अगर हम बात करें खनिज पदार्थों का, जो सूर्य प्रकाश से जो भी उसमें मिलते हैं खनिज पदार्थ जो भी मिलते हैं तो वो क्या करते हैं कि फ्लोएम से नीचे आता है। तो जाइलम की अगर हम बात करें तो जाइलम से आपका जल का चढ़ाव होता है। तो जाइलम से आपका जल का चढ़ाव होता है, लेकिन किस क्रिया के कारण से जल का चढ़ाव होता है इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो किस क्रिया की अगर हम बात करें तो आपका केशिकत क्रिया के कारण से होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 3 नंबर में पूछा जा रहा है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। तो बताइए कि डेंगू के काटने से मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी शर्करा, ऑप्शन डी जल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि डेंगू के काटने से आपका क्या होता है, तो इसमें आपका प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये किसके द्वारा होता है, तो ये जो है मादा एडिजन के काटने, डेंगू का ही परिवार है क्या, तो ये आपका मादा एडिजन है जिसके काटने से प्लेटलेट्स की आपका कमी हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको 4 नंबर में बताना है रुधिर भर का पता लगाया था। तो बताइए कि रुधिर भर का पता किसके द्वारा लगाया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो रुधिर भर की अगर हम बात करें तो ये आपका लैंड स्टीनर के द्वारा लगाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर में बी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है, अगर हम यहाँ पर बात करें कि कब किया गया था, इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये कब जो है इसके द्वारा खोज किया गया था, तो ये आपका किया गया था 1900 ईस्वी में खोज किया था। इसके अलावा आपको पूछा जाएगा कि रक्त परिसंचरण का खोज किसके द्वारा किया गया था। ये अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ये आपके विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण का खोज किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा याद रखना है कि अलग अलग व्यक्ति में क्या होता है कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं ये आपका अलग अलग पाए जाते हैं। ये किसके कारण से अलग अलग होते हैं? तो आरबीसी के कारण से होते हैं, रेड ब्लड सेल्स के कारण से होते हैं। और रेड ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो इसका जो आयु सीमा होती है ये 120 दिन की होती है। उसके बाद स्वतः इसका मृत्यु हो जाती है और पुनः इसका जो है निर्माण होता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और आरबीसी की अगर हम बात करें तो आरबीसी जो होता है ये आपके रुधिर में पाए जाते हैं। और रुधिर में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। रुधिर और आरबीसी और जो आपका हीमोग्लोबिन होता है ये तीनों क्या होते हैं कि आपस में मिले हुए होते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और आरबीसी की अगर हम बात करें तो आरबीसी क्या करते हैं कि ऑक्सीजन वाहक का कार्य करती है। ऑक्सीजन जब क्या करता है कि हीमोग्लोबिन के द्वारा क्या कहते हैं, रक्त में जब ऑक्सीजन आता है तो यहाँ से जैसे हम फेफड़ा से खींचते हैं तो जैसे वहां पर जाता है आपका ऑक्सीजन जाता है तो वो क्या करता है कि हीमोग्लोबिन में मिल करके क्या करता है कि शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। किसके द्वारा? तो इसमें आपका आरबीसी भी मिला हुआ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्टर को यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि डब्ल्यूबीसी के बारे में भी बात कर लेते हैं तो डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं कि जब भी किसी भी प्रकार का संक्रमण की क्रियाएं हमारे शरीर में अगर प्रभावित होती है तो डब्ल्यूबीसी जो होता है आपका व्हाइट ब्लड जो सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं कि संक्रमण से लड़ने के लिए हमें सहायक बनाते हैं। और आरबीसी का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है कि हीमोग्लोबिन में इंक्लूड होकर के शरीर के सभी अंगों तक आपको ऑक्सीजन का वाहक करना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। रुधिर भर का जो पता लगाया गया था लैंड स्टीनर के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था, तो ये विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 5 नंबर में बताना है डैश एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है। तो बताइए कि कौन सा आपका अधातु है जो कि तरल अवस्था में मौजूद होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ ब्रोमीन, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी सोडियम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका एकमात्र ब्रोमीन अधातु है जो कि आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन सा आपका धातु है जो कि आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो अगर धातु की अगर हम बात करें तो ये आपका पारा हो जाएगा। पारा की परमाणु संख्या की अगर हम बात करें तो 80 होता है। सिंबल की अगर हम बात करें तो ये आपका Hg होता है जो कि धातु है और ये क्या है कि आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर हम बात करें पारा की अगर हम बात करें तो पारा से आपका सिंदूर बनाया जाता है, भाखरा सिंदूर जिसको हम बोलते हैं। इसका सूत्र होता है आपका HgS होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो थर्मामीटर में आपका पारा का प्रयोग किया जाता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। आपका यहाँ पर ऑप्शन ऐसा ही हो जाएगा क्योंकि पारा एकमात्र धातु है आपका जो कि आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ये जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपको 6 नंबर में बताना है कि सौर पैनल में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयुक्त होती है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कि सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो अगर सौर पैनल की बात करें तो उसमें आपका अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। और अर्धचालक की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं ये आपका दो क्या होते हैं अर्धचालक होते हैं। यानी कि कहने का मतलब इसमें जो विद्युत धारा का जो आपको प्रवाहित होगा इसमें पूरी आपका विद्युत धारा का प्रवाहित नहीं होगा, इसमें क्या होगा अंशतः प्रवाहित होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि सौर पैनल में जो आपका प्रयोग किया जाता है अर्धचालक का किया जाता है। इट मीन आपका जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है, यानी सिलिकॉन का किया जाता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन दो आपका अर्धचालक है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जाता है कि सुपर कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें भी आपका अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 7 नंबर में बताना है कि संवहन होता है। तो बताइए कि संवहन जो होता है ये किसमें होता है, ये आपको यहाँ पर बताओ। तो देखिए संवहन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ ठोस, ऑप्शन बी में आपका द्रव दिया हुआ, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी द्रव तथा गैस दोनों में। तो इसके लिए अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। क्योंकि संवहन जो होता है ये कहाँ पर होता है, ये आपका ठोस में भी होता है और द्रव में भी एक होता है कि आपका संवहन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें गैस की तो गैस में क्या होता है कि अणु का जो गतिज ऊर्जा होती है सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अणुओं की सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसमें होती है, तो ये आपके गैस में होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर संवहन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर संवहन जो होता है आपका ठोस द्रव दोनों में होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पानी जो आपका गर्म होता है, ये जो पानी गर्म होता है किस क्रिया के द्वारा, ये संवहन क्रिया के द्वारा। अगर हम बात करें कि सूर्य प्रकाश से जो हमारी किरणें आती है, ये पराबैंगनी सॉरी ये जो किरणें आती है, किरणें की सिर्फ बात कर रहे हैं तो किरण जो आता है ये आपका कैसे आता है, ये आपका विकिरण के माध्यम से आता है। लेकिन वायुमंडल जो आपका गर्म होता है ये किसके कारण से होता है, तो वायुमंडल की अगर हम बात करें तो ये आपका जो संवहन क्रिया के कारण से होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको 8 नंबर में पूछा जा रहा है रक्त और हड्डियां डैश के उदाहरण है। तो बताइए कि रक्त और हड्डियां जो होते हैं ये किसका उदाहरण होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना। तो देखिए सबसे पहली बात कि रक्त के बारे में मैंने आपको कई बार बता दिया कि रक्त जो होते हैं ये क्या होता है कि आपका तरल संयोजी ऊतक के उदाहरण होते हैं और ये बार बार पूछा भी जाता है। लेकिन हड्डी के बारे में यहाँ पर आपको एक नया चीज मिल रहा है कि हड्डी के बारे में अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि हड्डी किस प्रकार का आपका ऊतक है, तो ये भी आपका क्या है कि संयोजी ऊतक का आपका उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर एक तरल संयोजी नहीं, हड्डी देखिए आपका तरल संयोजी नहीं हो सकता है, लेकिन ये क्या है कि आपका संयोजी ऊतक का उदाहरण। जबकि हम अगर ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड जो होता है ये आपका क्या होता है कि तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है, चूंकि ये द्रव की अवस्था में आपका तरल रूप में पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें हड्डी की तो हड्डी आपका तरल अवस्था में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा कि संयोजी ऊतक के दोनों उदाहरण हो सकते हैं। लेकिन की रक्त की बात करें तो तरल संयोजी और हड्डी की अगर हम बात करें तो ये संयोजी ऊतक होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 9 नंबर में बताना है पक्षियों में डैश होता है। तो बताइए कि पक्षियों में क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ऑप्शन की यहाँ पर अकॉर्डिंग बताना है कि 2 कक्षीय हृदय होते हैं या फिर 4 कक्षीय होते हैं या फिर आपका 3 कक्षीय हृदय होते हैं या फिर आपका डी होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम पक्षी की बात करें तो पक्षी में आपका 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 4 इसमें कक्ष होते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि मनुष्य में कितना कक्ष पाए जाते हैं, अगर मनुष्य की यहाँ पर बात किया जाए तो इसमें भी आपका 4 कक्षा पाए जाते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, जिसको हम चैम्बर प्रकोष्ठ कुछ भी कह सकते हैं और इसी को हम जो कक्ष कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि पक्षियों में कितना, तो पक्षियों में आपका 4 होता है, मनुष्य में भी आपका 4 होता है, दयालिंद बयालिंद दयानिलय बयानिलय यानी कि 4 पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मेढक में आपका कितना होता है, तो मेढक की अगर हम बात करें तो मेढक में आपका 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। अगर हम बात करें मछली में कितना पाया जाता है तो मछली में आपका 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना, ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 10 नंबर में पूछा जा रहा है हाथी भालू तथा गेंडा किस जाति के जीव है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कि हाथी गेंडा और जीव जो होते हैं हाथी गेंडा तथा हाथी भालू तथा गेंडा जो होते हैं किस प्रकार के जीव है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहली बात ये समझिए कि जो भी कोई भी मान लेते हैं कि कोई भी पशु या कोई भी पक्षी अगर वो डायरेक्ट अगर बच्चा पैदा करती है और साथ में वो अगर दूध पिलाती है और वो अंडा अगर नहीं देती है तो इसका मतलब है कि वो स्तनधारी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है कि हाथी भालू तथा गेंडा जो है किस प्रकार के जीव है, तो ये आपका स्तनधारी है, चूंकि ये क्या करते हैं कि बछड़े पैदा करती है और ये दूध पिलाती है, जिसके कारण से ये स्तनधारी के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो आपका क्या है स्तनधारी। तो स्तनधारी की अगर हम बात करें तो आपका चमगादड़ भी क्या है, ये आपका स्तनधारी के उदाहरण है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सारे प्रश्न आपके ग्रुप डी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण स्पेशल ग्रुप डी का जो यहाँ पर आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा, इसलिए आपको डेली जो क्लास को अटेम्प्ट करना है और डेली देखने का प्रयास करना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट है। इस प्रकार के प्रश्न अगर आप जब तक कि आप हाई लेवल के प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे तो आप मेरिट लिस्ट तक फिर नहीं जाए। अगर 71 पर आपका कटअप जाता है, अगर आपका 70 आ रहा है तो 70 आपका 0 के बराबर हो जाता है, क्योंकि इस 0 का फिर कोई मतलब ही नहीं रहता है, सॉरी ये 70 का कोई मतलब नहीं रहता जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता मेरिट लिस्ट तक। तो इस प्रकार से आपको सभी प्रकार के प्रश्न को पढ़ना चाहिए और टाइम जो मिला आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं की जाए तब तक रिजल्ट होता नहीं। सबसे ज्यादा मेन चीज मायने रखता है कंपटीशन में कि आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 11 नंबर में पूछा जा रहा है दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाने का कारण क्या, ये आपको यहाँ पर बता। तो बताइए कि जब दूध को मथा जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि क्रीम अलग हो जाते हैं, तो वहाँ किस क्रिया के कारण से अलग होते हैं, घर्षण बल के द्वारा होते हैं या फिर अपकेंद्र बल के कारण होते हैं या फिर आपका गुरुत्व बल के कारण होते हैं, इनमें से कोई नहीं है आपको यहाँ पर बताना। तो इसके लिए हम अगर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो आपका अपकेंद्र बल हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अपकेंद्र बल होता है, एक होता है आपका अभिकेंद्र बल। अपकेंद्र बल का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि बल आपका जो जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं उसके अगर अपोजिट साइड में अगर बल लग रहा है यानी कि उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं अपकेंद्र बल, यानी केंद्र के बाहर और जो भी बल लगता है आपका। सिंपल यहाँ पर आप समझिए कि जब केंद्र की बाहर और जब किसी भी प्रकार का आपका बल लगता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग जो अपकेंद्र बल कहते हैं। और एक होता है अभिकेंद्र बल, जैसे कि मान लेते हैं कि किसी भी टर्न पर आप क्या करते हैं, बाइक को घुमाते हो, तो किसी भी टर्न पर आप बाइक को अगर घुमाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि बल जो लगता है आपको केंद्र की ओर लगता है। तो केंद्र की अगर और बल लगेगा तो वो होगा आपका अभिकेंद्र बल, और केंद्र से बाहर लगेगा तो वो होगा आपका अपकेंद्र बल। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर आप क्या करते हैं कि क्रीम मथने के लिए यहाँ पर आप जो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर पूरा स्पीड से आप हाथ को घुरा रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है कि चारों दिशाओं में आपका पानी क्या होता है कि यानी दूध जो होता है ये चारों दिशाओं में आपका फैलता है। तो चारों दिशाओं में अगर फैल रहा है तो इसका मतलब है कि केंद्र के बाहर बल लग रहा है, और केंद्र के बाहर जब बल लगेगा तो अपकेंद्र, और केंद्र के भीतर लगेगा तो अभिकेंद्र। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 12 नंबर में पूछा जा रहा है कि 100 न्यूटन एक बल है
जिसमें कि 50 केजी का द्रव्यमान है, ठीक है। तो 100 न्यूटन का बल यहाँ पर कार्य कर रहा है और 50 केजी का द्रव्यमान का कोई वस्तु है, तो वस्तु पर लगाया गया जो बल लगाया जाता है उसके द्वारा जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, इसका त्वरण की आपको यहाँ पर करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या है, तो एफ बराबर यहाँ पर आपको फॉर्मूला होता है एम ए, ठीक है। तो एफ का मान यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ, तो 100 न्यूटन दिया है, तो 100 यहाँ पर पुट करेंगे और एम का यहाँ पर मान कितना दिया हुआ, तो एम का यहाँ पर मान दिया हुआ आपको 50 केजी, 50 करेंगे बराबर, सॉरी यहाँ पर इंटू कितना हो जाएगा आपका ए हो जाएगा और 50 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 2। तो त्वरण यहाँ पर आपका एक्सीलरेशन पूछा जा रहा है। एक्सीलरेशन जो आपका त्वरण होता है, त्वरण का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये सब आपका कई बार हो चुका है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको दिया हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 13 नंबर में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो बताइए कि ऐसा कौन सा आपका धातु है जो कि वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ प्लेटिनम और जो यहाँ पर स्वर्ण दिया हुआ है, ऑप्शन बी रजत प्लेटिनम, ऑप्शन सी प्लेटिनम निकेल, ऑप्शन डी स्वर्ण रजत यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा स्वर्ण प्लेटिनम हो जाएगा, जो कि ये वायु से अभिक्रिया नहीं, ये मुक्त अवस्था में आपका रह सकता है वायुमंडल में, ये किसी भी प्रकार की किसी भी चीज से अभिक्रिया नहीं करती। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा जो आपका तन्य धातु होती है ये आपका स्वर्ण होती है। कौन सी, तो ये आपका स्वर्ण जो होती है ये सबसे ज्यादा आपका तन्य धातु की अगर हम बात करें तो ये आपका स्वर्ण जो होती है सबसे ज्यादा आपका तन्य धातु होती है। इसमें जो सबसे ज्यादा इसमें खिंचाव पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद अगर हम प्लेटिनम की अगर हम बात करें तो प्लेटिनम को याद रखिए कि प्लेटिनम को सफेद सोना भी कहा जाता है। इसके अलावा पूछा जाता है कि झूठा सोना किसे कहा जाता है, तो ये आपके आयरन पायराइट को कहा जाता है, जिसकी अगर सूत्र की अगर हम बात करें तो Fe2 इसका सूत्र होता है आयरन पायराइट को, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको जो हम सफेद सोना के नाम से, सॉरी झूठा सोना के नाम से जानते हैं। और प्लेटिनम की अगर हम बात करें तो इसको सफेद सोना के नाम से जानते हैं। और स्वर्ण की अगर हम बात करें तो स्वर्ण में क्या होता है कि सबसे ज्यादा इसमें खिंचावत होता है। और सोना की यानी कि सोना की अगर हम बात करें तो इसमें आपका ये जो होता है ये आपका 24 कैरेट का होता है, ठीक है। 24 कैरेट का आपका सोना होता है, लेकिन ये काफी मुलायम होता है, जिसके कारण इसमें क्या किया जाता है, तांबा को मिलाया जाता है ताकि इससे जो आभूषण बनाया जा सके। क्योंकि सोना क्या होता है कि शुद्ध जो आपका सोना होता है ये काफी मुलायम होने के कारण से ये क्या होते हैं कि ये काफी लचीला होता है, जिसके कारण इसका आभूषण का निर्माण नहीं किया जा सकता, जिसके कारण इसमें क्या मिलाया जाता है, तो इसमें आपका तांबा को मिलाया जाता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है, ये जब यहाँ पर आपको सफेद सोना के बारे में बताया तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि काला सोना किसे कहा जाता है, तो ये आपको कोयला को काला सोना कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको रिलेट करके पढ़ना है और जो भी आपका याद भी अगर पहले से कुछ है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर रिविजन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 14 नंबर में बताना है, निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो बताइए कि निमोनिया में आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। निमोनिया की अगर हम बात करें तो इसमें आपका यकृत प्रभावित होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सॉरी अगर निमोनिया की अगर हम बात करें तो इसमें आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये आपका जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 15 नंबर में पूछा जा रहा है, लाल रक्त कण आरबीसी किससे बनते हैं। तो बताइए कि लाल रक्त कण जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होती है, ये किससे बनते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि ये किससे बनते हैं, तो ये आपका अस्थित मंजा में बनते हैं, ठीक है। बनने की यहाँ पर बात होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। लाल रक्त कण जो है ये कहाँ पर बनते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जाना चाहिए था। तो ये आपका अस्थित मंजा में बनते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको 16 नंबर में बताना कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। तो बताइए कि भूकंप की जो तीव्रता होती है किसके द्वारा मापा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो भूकंप की तीव्रता की अगर हम बात करें इसको रिक्टर स्केल पर रीड किया जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि जो आप भूकंप की जो अध्ययन करते हैं, भूकंप का जो अध्ययन करते हैं, ये भूकंप का अध्ययन कहलाता क्या है, तो इसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। सिस्मोलॉजी कहा जाता है। और भूकंप की तीव्रता को जो है नापा जो जाता है, तीव्रता को किस पे रीड किया जाता है, तो इसको रिक्टर स्केल पर आपका रीड किया जाता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको 17 नंबर बताना है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बताइए कि रॉकेट जो होते हैं ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। रॉकेट की अगर हम बात करें तो ये आप संवेग रूपांतरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये सब प्रश्न आपका कई बार हो चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको 18 नंबर बताना कि निम्न में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है। तो बताइए कि यहाँ पर आपका किस प्रकार का विटामिन है जो कि आपका पानी में घुलनशील है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वसा की बात कर लेते हैं कि वसा में आपका कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं। तो वसा की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ए ई, उसके बाद आपका डी, उसके बाद हो जाएगा AED के जो होते हैं ये आपका क्या होता है कि वसा में घुलनशील। बस आपको यहाँ पर इस चीज़ों को यहाँ पर आपको याद रखना है, क्योंकि विटामिन से रिलेटेड आपको हर प्रकार के जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में जी जो है यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि वसा में जो आपको घुलनशील विटामिन होते हैं ADE के क्या होते हैं, ये आपके वसा में पानी अगर
वसा में घुलनशील होते हैं। वही अगर हम बात करें कि वाटर सोलेबल कौन कौन से होते हैं, तो वाटर सोलेबल की अगर हम बात करें तो ये आपका CH और उसके बाद B होता है। CH यहाँ पर B कॉम्प्लेक्स भी रहेगा, तो वहाँ पर आपको जो मिस नहीं होना, तो B कॉम्प्लेक्स या B का मतलब आपको वही होता है। तो अगर पानी की अगर हम बात करें, पानी में यानी कि वाटर सोलेबल विटामिन की अगर हम बात करें तो CH B कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर फैट सोलेबल की अगर हम बात करें तो ADE जो होता है ये आपका फैट सोलेबल होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो देखिए कि पानी में कौन कौन सा घुलनशील है, तो ये आपका CHB, तो CHB कहीं दिया हुआ नहीं, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ ओनली सी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगर हम सी की बात करें तो सी आपका जो सबसे ज्यादा अम्ला में पाया जाता है। इसकी अगर हम बात करें कि इसका जो आपका केमिकल नाम होता है ये क्या होता है, तो इसका केमिकल नाम की अगर हम बात करें तो इसका कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना 19 नंबर में बताना है टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पता है कि टाइफाइड को होने से कौन सा अंग प्रभावित होता है ये आपको यहाँ पर बता। तो टाइफाइड में आपका क्या होता है कि ये आपका आंत प्रभावित होता है। और टाइफाइड होता कैसे, तो ये जो आपका होता है पानी में वायरस पाया जाता है, गंदे पानी को पीने से क्या होता है कि आपका टाइफाइड हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 20 नंबर में बताना है कि ध्वनि किस माध्यम से पारित नहीं हो सकता है। तो बताइए कि ध्वनि किस माध्यम से पारित नहीं हो सकता है, जो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम बात करें ध्वनि की, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ पानी, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी हवा, ऑप्शन डी में यहाँ पर आपको निर्वात दिया। इसके लिए अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आपका निर्वात हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप बात करें कि प्रकाश की चाल अगर हम बात करें कि ध्वनि में गमन करता है, सॉरी ये निर्वात में गमन हो सकता है यानी, तो ये बिल्कुल हो सकता है। ये पूछा जाता है कि जो है कि प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में कितना होता है, तो निर्वात की अगर हम बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो होता है ये आपका निर्वात में चाल होता है। किसका होता है, ये आपका ये प्रकाश का होता है। अगर ध्वनि की अगर हम बात करें तो ध्वनि का निर्वात में बिल्कुल भी इसका चाल नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है जो समझिए, चूंकि जब मान लेते कि कोई भी व्यक्ति अगर चंद्रमा पर जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि आपस में बात नहीं कर पाता है। अंतरिक्ष में जाता है तो वहाँ पर आपस में बात नहीं कर पाता, इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि ध्वनि को संचरण होने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। और वहाँ पर क्या है कि जब वायुमंडल नहीं है तो वहाँ किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं, जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है कि गमन नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी जो ये करेक्ट हो जाएगा कि किसी भी माध्यम जो है ध्वनि किस माध्यम में पारित नहीं हो सकता, तो ये आपका निर्वात में नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 21 नंबर में बताना है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो बताइए कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करें तो ये आपका दूरी की इकाई है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट है। इसके अलावा आप लोग याद रखेंगे कि प्रकाश वर्ष जो है इसका जो उपयोग किया जाता है किसको मापने के लिए किया जाता है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है दो तारों के खगोलीय पिंड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दो तारों के बीच जो डिस्टेंस होता है इसका जो है मेजर करने के लिए आपका प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। और प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करें तो प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में जो तय किया गया दूरी होता है उसको हम लोग प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। अगर ये पूछा जाता है आपका कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो ये आपका होता है 9.4। कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, एक प्रकाश बराबर आपका इतना होता है। अगर हम बात करें कि दूरी की सबसे बड़ा इकाई क्या है, तो ये आपका हो जाएगा पारसेक। क्या हो जाएगा, पारसेक। ये भी पूछा जाता है कि दूरी की सबसे बड़ा इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा आपका पारसेक जो होता है ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 22 नंबर में पूछा जा रहा है नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कि नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो हिमांक की अगर यहाँ पर सबसे पहली बात कि यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए, तो हिमांक में होते क्या है कि जब भी किसी मान लेते कि कोई आपका ठोस है और द्रव है, दोनों का जो वाष्प दाब होता है वो क्या होता है कि समान जब हो जाता है तो उसको हम लोग हिमांक के नाम से जानते हैं। क्या होता है कि जब भी किसी भी ठोस, जैसे कि मान लेता है आपका कपूर है या फिर आपका बर्फ है, तो बर्फ क्या होता है कि वो ठोस का रूप है, यानी कि जल का ही परिवर्तित रूप होकर के आपका ठोस बनता है। तो ठोस और जल का जो वाष्प दाब होता है जब ये समान हो जाता है तो इसको हम लोग हिमांक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है कि 22 नंबर में पूछा जा रहा है कि नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर एक हिमांक क्या होता है, तो हिमांक ये क्या होता है आपका घट जाता है। हिमांक क्या हो जाता है आपका, ये घट जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 23 नंबर में पूछा जा रहा है रक्त समूह ओ वाला एक व्यक्ति डैश रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है। तो बताइए कि जिसका ब्लड ग्रुप आपका ओ है वो किस रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। ले सकने के बारे में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। तो ये जो है सिर्फ रक्त समूह ए वाला से ले सकता है। अब क्यों ले सकता है जो समझिए, जिसका भी ब्लड ग्रुप वो होता है वो क्या कर सकता है कि किसी भी को वो क्या कर सकता है कि डोनेट कर सकता है। लेकिन वो अगर लेना रहेगा उसको तो सिर्फ ये क्या किससे ले सकता है, तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ है सिर्फ उसी से ये ले सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्लड ग्रुप जिसका ए भी रहता है ये क्या होता है कि ये किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, ये क्या कर सकता है, किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन ब्लड ग्रुप जिसका ओ है तो सिर्फ वो ओ वाला से लेगा, लेकिन डोनेट ये किसी को भी कर सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको 24 नंबर में पूछा जा रहा है, इनमें कौन सी विद्युत का काफी अच्छा चालक है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो निम्न में से यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है इसी में से पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पर इनमें से नहीं कहा होता है तो यहाँ पर आपका गोल्ड, सॉरी यहाँ पर आपका चांदी हो जाता है, यानी कि आपका सिल्वर हो जाता है, इट मीन आपका यहाँ पर एजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी जो है विद्युत का काफी अच्छा चालक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका ग्रेफाइट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग याद रखें कि ग्रेफाइट के बारे में आपसे पूछा जाता है कि लेड पेंसिल में किसका इस्तेमाल किया जाता है। लेड पेंसिल में आपका ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, और ग्रेफाइट का जो उपयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में किया जाता है। और स्नेहक क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका ग्रीस है, ग्रीस को क्या किया जाता है कि जहां कहीं भी क्या होता है कि दो धातु के बीच रगड़ होता है वहां पर ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 25 नंबर में पूछा जा रहा है, ग्लूकोज में डैश कार्बन होता है। तो बताइए कि ग्लूकोज में डैश कार्बन होता है, ये आपको यहाँ पर बताना कि ग्लूकोज में जो है किस प्रकार का आपका कार्बन होता है, ये आपको यहाँ पर बताना कितना कार्बन होता है। ग्लूकोज की अगर हम बात करें इसकी सूत्र की, तो ये आपका होता है C6H12O6 होता है। क्या होता है, C6H12O6 होता है, ये आपका ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो इसमें आपको यहाँ पर बताना कि कार्बन कितना होता है, तो यहाँ कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन आपका 6 होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर याद रखेंगे चीनी के बारे में, तो चीनी को जो है तोड़ करके क्या बनाया जाता है, तो ग्लूकोज बनाया जाता है। तो चीनी की अगर हम बात करें तो इसके सूत्र की अगर हम बात करें तो हो जाएगा C12H22, उसके बाद O11 जो होता है ये आपका चीनी का सूत्र होता है, इसी को तोड़ करके जो ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिससे कि आपका ग्लूकोज यानी कि लैक्टो जिससे कि आपका क्या बनता है, तो इससे आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर ग्लूकोज या फिर आप फ्रुक्टोज को तोड़ते हैं तो उसमें आपका क्या बनता है, तो इसमें आपका मेथेनॉल बनता है। तो इतने फैक्ट याद रखना है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 24 नंबर में, फटे दूध में निम्नलिखित में से किस प्रकार का एसिड पाया जाता है। तो बताइए फटे दूध में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फटे दूध की अगर हम बात करें तो फटे दूध में यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ ग्लाइकोलिक एसिड, ऑप्शन बी में दिया हुआ लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी में साइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि फटे दूध में किस प्रकार का आपका एंजाइम पाया जाता है, सॉरी एंजाइम की नहीं बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है किस प्रकार का एसिड पाया जाता है। तो एसिड के बारे में यहाँ पर बताना है, तो एसिड यहाँ पर आपका जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि फटे हुए दूध में जो है उसको रख देने के बाद जो उसमें एंजाइम बन जाता है, या दही को मान लेते हैं कि दही में किस प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, ये बार बार पूछा जाता है। तो इसमें आपका लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये भी बार बार आपका पूछा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 27 नंबर में बताना है कि निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। तो बताइए निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो भविष्य की धातु की अगर हम बात करें इसमें आपका टाइटेनियम हो जाएगा, टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 28 नंबर में पूछा जा रहा है शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युत चालक है। बताइए शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युत चालक है। तो शुद्ध पानी में आप विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका खराब चालक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर ये समझिए कि पानी जो होता है, शुद्ध पानी क्या होता है कि विद्युत का कुचालक होता है, उसमें किसी भी प्रकार का विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। और अशुद्ध जो पानी होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि आप पानी में करंट दे दीजिए और पानी में अगर उंगली को आप डालते हैं तो वहां पर क्या होता है, झटका लगता है। इसलिए लगता है क्योंकि पानी जो हम लोग पीते हैं वो क्या आपका शुद्ध पानी नहीं है, वो शुद्ध पानी नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो हम लोग H2O नहीं पीते हैं। H2O तो आपका यहाँ पर क्या हो जाए, ये आपका शुद्ध पानी है। लेकिन अगर हम बात करें H2 हम लोग पीते क्या है, तो हम लोग H2O पीते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि अलग अलग इसमें कण पाए जाते हैं, यानी कि इसमें अशुद्धियां पाए जाते हैं, इसमें काफी प्रकार के जो है इसमें लवण पाए जाते हैं, जिसके कारण से ये क्या है प्योर शुद्ध नहीं होने के कारण से ये क्या होता है कि विद्युत का सुचालक बन जाता है। अगर शुद्ध पानी की अगर हम बात करें तो इसमें आपका किसी भी प्रकार का खनिज लवण नहीं पाया जाता, सिर्फ H2O होता है आपका, जिसका कि हम लोग सेवन नहीं करते। और ये क्या होता है कि आपका विद्युत का और कहने का मतलब है कि खराब चालक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुचालक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि शुद्ध पानी विद्युत का किस प्रकार का विद्युतीय चालक है, तो ये खराब चालक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 29 नंबर में बताना है धातुएं किसकी अच्छी सुचालक होती है, क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले अवंधित जो है अवंधित होते हैं। तो बताइए कि विद्युत धातु जो होता है विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ढीले अवंधित पाई जाती है। तो बताइए कि उसमें क्या अवंधित पाई जाती है, आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए किसी भी मान लेते हैं कि कोई भी आपका वायर है, इसमें विद्युत धारा तभी प्रवाहित होगा जबकि इसमें आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। बिना मुक्त इलेक्ट्रॉन का इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो ही नहीं सकता है। अगर मान लेते हैं कि ये आपका वायर है, इसमें अगर मान लेते हैं कि इधर से आपका विद्युत धारा प्रवाहित इधर से इधर हो रहा है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो गति होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो गति होता है इसमें क्या होता है कि
वो जो अपोजिट डायरेक्शन में जो है गमन करता है। अगर विद्युत धारा आपका इधर से इधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो राइट से लेफ्ट आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ये क्या होता है, तो ये निगेटिव चार्ज होता है, ये भी आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा कि धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ढीले आबंध पाए जाते हैं, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 30 नंबर में बताना है कि बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो पता है कि बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपको हो सकता है ट्रांसफार्मर में पूछ दे, हो सकता है आपको बैटरी में पूछ दे, तो किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट बिजली के बारे में पूछ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो इसमें आपका 2 टर्मिनल होते हैं, कैथोड और आपका एनोड जो होते हैं, इसमें 2 प्रकार का आपका टर्मिनल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया हुआ है 2 टर्मिनल, तो यहाँ पर आपका 2 टर्मिनल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 30% लेकर के आए थे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे प्रश्नों के साथ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट लाइक